हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ष 2022 में आए हुए प्रश्न पत्र को, जिसका कोड है 346 GB। और इस प्रश्न पत्र के आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C और ओमीय प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा Z का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम आपको चित्र बना के बता देते हैं। L, ये है L का साइन, इंडक्टर या प्रेरकत्व, और फिर इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसे किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये वाला, ये L है, ये C है और ये R है। L के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसे XL कहते हैं, कैपेसिटर के अंदर के प्रतिरोध को XC कहते हैं और रजिस्टर वाला R होता ही है। तो अगर कोई सर्किट सीरीज में बनाया गया हो तो उन सभी में करंट की वैल्यू एक जैसी होती है, लेकिन चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो इसमें फेज डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ शब्दों में लिख देते हैं, फिर एक एक करके आपको समझाते हुए लेके चलते हैं। सबसे पहला बिंदु है, यहाँ पे देखो हमने इंडक्टर को लगाया है, कैपेसिटर को लगाया और रजिस्टर को, जैसा कि सवाल में, और तीनों सीरीज कनेक्शन में होने चाहिए। तो बिल्कुल सीरीज में ही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर, प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का, या धारा से लिख देते हैं, उसमें प्रवाहित धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है इंडक्टर, जब इसको अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ेंगे तो इसके अंदर बहने वाली अल्टरनेटिंग करंट और इसका जो पोटेंशियल होगा, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होगा। साथ में जो इसका पोटेंशियल होगा वो आगे रहेगा 90 डिग्री और करंट पीछे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पोटेंशियल 90 डिग्री ऊपर है और करंट 90 डिग्री पीछे है। दूसरा बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा है कैपेसिटर, तो उसको लिखेंगे संधारित्र के सिरों का विभवांतर संधारित्र के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। जो भी करंट कैपेसिटर को दिया जाता है, उस करंट से कैपेसिटर की जो धारिता होती है उस पे जो पोटेंशियल लगा दिया जाता है वो 90 डिग्री नीचे होता। मतलब कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री आगे और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे। इंडक्टर का करंट 90 डिग्री पीछे और वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है। तीसरा बिंदु, तीसरा है रजिस्टर, तो इसमें लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध के सिरों
का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा एक ही दिशा में होती है। ये तीन बिंदु आपको LCR सीरीज सर्किट के लिए ध्यान देना है। पहला, इंडक्टर के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस जो लगेगा वो करंट से 90 डिग्री आगे। कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री नीचे या पीछे कह सकते हो, और प्रतिरोध में दोनों एक ही दिशा में होंगी। तो अब अगर सोच लो, यहाँ पे मान लो कोई करंट है, जैसे I = I0 sin ओमेगा t + phi, मान लो ये कोई करंट का समीकरण है। तो वोल्टेज का समीकरण इसमें क्या होगा, इस कालांतर में 90 डिग्री ऐड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें 90 डिग्री घटाना पड़ेगा, यानी phi - π/2 लिखना पड़ेगा, इसमें phi + π/2 लिखना पड़ेगा। इसमें अगर आपको वोल्टेज का समीकरण लिखना है तो इसमें वोल्टेज के लिए जो कालांतर होगा वही करंट का भी कालांतर होता है। मतलब इसमें जो कालांतर कह सकते हैं वो 0 डिग्री आएगा, ऐसा मान लो। कैपेसिटर वाला वोल्टेज 90 डिग्री नीचे, इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर। तो अब अगर इन तीनों में एक जैसा करंट जा रहा है तो तीनों का आरेख बनाना पड़ेगा, उसे कहते हैं फेजर डायग्राम। फेजर, यहाँ पे DC करंट जैसा नहीं सॉल्व करना है कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी में है तो डायरेक्ट जोड़ दें, ये अल्टरनेटिंग करंट। तो इनका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो। ये मान लो है करंट, तो जिस दिशा में करंट है उसी दिशा में प्रतिरोध का पोटेंशियल भी है। मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन है तो इसी दिशा में प्रतिरोध का पोटेंशियल है। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, इंडक्टर का पोटेंशियल उसमें बहने वाले करंट से 90 ऊपर होता है। तो मान लो यही करंट है तो इंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वो इससे 90 डिग्री ऊपर, और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो 90 डिग्री नीचे होगा। तो अगर ये तो हो गया वोल्टेज का फेजर डायग्राम, अगर आपको प्रतिरोध का फेजर डायग्राम बनाना है तो कैसे बनेगा, यहाँ पे R बराबर होता V/I, तो यहाँ पे R आएगा, और यहाँ पे इंडक्टर वाले वोल्टेज का प्रतिरोध रहेगा XL, और यहाँ पे रहेगा XC। क्योंकि तीनों में एक जैसा करंट है तो अगर आपको XL निकालना है तो ये हो जाएगा VL/I, अगर आपको XC निकालना है तो होगा VC/I। तो तीनों में I है, उसको कैंसिल करके हमने इसको प्रतिरोध के पदों में फेजर डायग्राम को बना दिया है। अब यहाँ पे आपको निकालना है परिणामी प्रतिरोध, जिसे कहते हैं प्रतिबाधा, उसको निकालना है। तो यहाँ दो स्थिति हो सकती है, या तो XL बड़ा हो सकता है या फिर XC बड़ा हो सकता है। पहली स्थिति ले लेते हैं कि XL > XC। XL बड़ा है, XC छोटा है, तो चित्र कैसा होगा, इस टाइप से। XL बड़ा, XC छोटा, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, ये होगा XL - XC, और इस दिशा में आएगा R। इन दोनों का जो परिणामी होगा उसे ही प्रतिबाधा कहेंगे। तो लिखेंगे प्रतिबाधा, या परिणामी प्रतिरोध भी कह सकते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, √, इनको वेक्टर टाइप जोड़ देना होगा, XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R²। दूसरी स्थिति हो सकती है, यही होगा, Z ये कहीं बीच में जाएगा। दूसरी स्थिति हो सकती है जब XL छोटा हो XC से, तब चित्र ऐसे बनेगा, इधर रहेगा R, नीचे रहेगा XC - XL। तब यहाँ पे जो प्रतिबाधा आएगी, प्रतिबाधा, इसे Z से लिखते हैं, इसमें इधर हो जाएगा प्रतिबाधा
जेड बराबर होगा √XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। या फिर अगर आपको परीक्षा में न्यूमेरिकल लगाना है, XL R XC सब दिया है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, जेड बराबर √ ये फार्मूला यूज कर सकते हो, XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब चाहे XL में से XC घटा दोगे या XC में से XL, क्योंकि माइनस भी अगर आ गया तो स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा। तो ये हुआ LCR सीरीज सर्किट के लिए प्रतिबाधा Z का फार्मूला। उम्मीद है आपको ये सारा प्रश्न कैसे हल करना है समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक आप इसे लगाइए। अगला प्रश्न है 5वें का दूसरा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर और उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे लगाना है। समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट कैसा है, व्यास इसमें दिया, मतलब वृत्त के आकार का 2 प्लेट है, दोनों को आमने सामने रख करके एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, बराबर लिख सकते हैं 6 × 10⁻2 मीटर। सारी यूनिट आपको MKS सिस्टम में रखनी है। तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास। अगला हो जाएगा त्रिज्या आपको चाहिए, तो लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट की त्रिज्या, इसको मान लो स्मॉल r से दिखा देते हैं। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, तो हो जाएगा 3 × 10⁻2 की घात, इतना हो जाएगा मीटर। और फिर क्या दिया हुआ इसमें, ये वाला जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की धारिता एक ऐसे कैपेसिटर की धारिता के समान है जो कि गोल है, स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका डायमीटर दिया है 200 सेंटीमीटर, उसकी धारिता और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता एक जैसी है। तो अगला जो चीज़ दिया उसको भी लिख देते हैं। वो दिया है गोल संधारित्र की व्यास, गोल जो संधारित्र है उसका व्यास दिया है 200 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। तो इससे क्या मिल जाएगा, गोल संधारित्र त्रिज्या R बराबर होगा 2 मीटर का आधा 1 मीटर। बीच की दूरी निकालनी तो उसे मान लेते हैं, लिखेंगे माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बराबर स्मॉल d। अब इसमें क्या दिया हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गोल संधारित्र की धारिता दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न है वैसे ही लिखना है आपको। लिखेंगे प्रश्नानुसार समांतर प्लेट संधारित्र
की धारिता बराबर गोलीय संधारित्र की धारिता। ये वाला यहाँ गोल संधारित्र की त्रिज्या को कैपिटल आर कर देते हैं, नहीं तो सेम हो जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहाँ ए प्लेटों का क्षेत्रफल होता है और डी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। और गोल संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू उसकी त्रिज्या। तो हमने उसकी त्रिज्या को आर माना तो आर लिख देते हैं। यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो प्लेट है वो वृत्त के आकार का है तो उसका क्षेत्रफल बनेगा पाई आर स्क्वायर, बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पाई दोनों तरफ है और एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ कट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर बाई डी इक्वल होगा 4 आर। डी निकालना है तो डी की वैल्यू बनेगी आर स्क्वायर अपान 4 आर, या डी इक्वल आर की वैल्यू है 3 गुणे 10 पे ऋण 2 की घात, तो 3 गुणे 10 पे ऋण 2 की घात बटे में 4 और आर का मान है 1। तो ये d बराबर होगा 3 का वर्ग 9, 10 पे ऋण 2 की घात का वर्ग 4 और नीचे आएगा 4। डिवाइड करेंगे 9 में 4 से तो आएगा 2.25 गुणे 10 पे ऋण 4 की घात मीटर। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 2.25 गुणे 10 पे ऋण 4 मीटर है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे खंड का हल। अगला प्रश्न है 5वें का तीसरा खंड। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। सर्कल के आकार का कॉइल लेना है और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना आएगा। तो मान लो ये एक कॉइल है, किसी भी डायरेक्शन में करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी, इसका सेंटर, ये सेंटर से मान लो r डिस्टेंस, इसकी रेडियस मान लेते हैं, ये एक छोटी सी लेंथ है dl, इसमें करंट ऐसा बह रहा है तो ये हो जाएगा dl का डायरेक्शन, ये वाला। और ये एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि त्रिज्या पे स्पर्शी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। बस इतना काम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना धारावाही कुंडली की त्रिज्या r, कुंडली में प्रवाहित धारा I है। कुंडली के सूक्ष्म भाग dl के कारण, dl मतलब एक छोटी सी लेंथ, एलिमेंटल लेंथ, dl के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसकी एक छोटी सी लेंथ की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो नियम कौन सा लगेगा, बायो सावर्ट का लिखेंगे, बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगी, मान लो कि वो dB है, तो होगा dB इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई
IDL साइन 90 बाई आर स्क्वायर। ये 90 क्यों लिए? 90 DL और R के बीच का एंगल है, तो DL और R के बीच में 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री लगा दिए। तो DB की वैल्यू क्या होगी? होगी म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 बराबर 1। तो ये हो गया DB। लिखेंगे इसलिए पूरी कुंडली के कारण, ये तो छोटी सी लेंथ थी, अभी पूरी लेंथ लेनी है। पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पूरे के कारण तीव्रता निकालेंगे तो समाकलन करना पड़ेगा। तो B होगा समाकलन ऑफ DB बराबर हो जाएगा, ये DB की वैल्यू है म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL बटे R स्क्वायर। लिमिट क्या करेंगे? ये DL घूमते घूमते जब पूरा होगा तो पूरा वृत्त बन जाएगा, मतलब DL की लंबाई 0 लेंथ से शुरू होगी और 2 पाई R पे खत्म होगी, क्योंकि 2 पाई R ही पूरी कुंडली की टोटल लेंथ है। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या बनेगी? म्यू नॉट अपान 4 पाई I और R इतना कांस्टेंट है तो इसका समाकलन नहीं होगा। म्यू नॉट अपान 4 पाई ये बाहर, I अपान R स्क्वायर ये बाहर, अंदर बचा DL, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई R तक। तो ये जब पूरा DL का समाकलन होगा तो बन जाएगा 2 पाई R, तो होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I बटे R स्क्वायर, DL का समाकलन L, लिमिट होगी 0 से 2 पाई R। तो एक बार 2 पाई R रखना, एक बार 0, तो 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, तो हो जाएगा ये I बटे R स्क्वायर। चलो लिख देते हैं, एक बार L की जगह 2 पाई R रहेगा, एक बार L की जगह पे 0। कितना आएगा? B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपान R स्क्वायर इंटू 2 पाई R। 2 पाई से 4 पाई को काट सकते हो, तो यहाँ पे आएगा 2, तो ये होगा म्यू नॉट अपान 2, एक R से R स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा I अपान R। ये है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर कुंडली में मान लो n राउंड होंगे तो यहाँ n से गुणा हो जाएगा, वो भी लिख देते हैं। यदि कुंडली में n फेरे हैं तब B का फार्मूला बनेगा n इंटू म्यू नॉट अपान 2I बटे R। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे खंड का हल। अगला प्रश्न 5वें का चौथा खंड। दो बिंदु आवेश +9e और +e परस्पर a दूरी पर हैं। बताइए एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पहले बना दो। एक आवेश हो गया +9e और एक आवेश हो गया +e। अब का तीसरे को कहाँ रखें, तो पहली बात ये कन्फर्म करना है कि वो तीसरे यहाँ अंदर रखना पड़ेगा या इसके बाहर रखना पड़ेगा, किधर रहेगा। तो उसको कन्फर्म करने के लिए आप एक बात जान लीजिए, अगर दोनों चार्ज समान प्रकृति के हैं, यानी दोनों या धनात्मक हैं या फिर दोनों ऋणात्मक हैं, तो चार्ज को इनके बीच में रखना पड़ेगा। अगर दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, जैसे एक प्लस एक माइनस है, तो चार्ज हमेशा बाहर रखा जाएगा, तभी संतुलन की अवस्था आएगी। अगर प्लस दोनों हैं या माइनस दोनों हैं तो चार्ज को बीच में रखना है। अगर अपोजिट नेचर को है तो चार्ज बाहर रखा जाएगा, तभी संतुलन की अवस्था आएगी।
इस बात को आप ध्यान में रखना जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तब। मान लो ये +9e पॉइंट ए पर है और +e पॉइंट बी पे है। चूँकि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो कहीं बीच में रखना पड़ेगा। मान लो ये कोई पॉइंट है ये सी। इनके बीच की दूरी थी स्मॉल a। मान लो एक तरफ से x डिस्टेंस पर पॉइंट सी है तो दूसरी तरफ से डिस्टेंस होगा a ऋण x, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना, और यहाँ पे चार्ज q है, तीसरा आवेश यही है तो लिखेंगे माना +9e e और q क्रमशः a, b तथा c बिंदु पर हैं जहां Q संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में है। लिखेंगे Q +9e से x दूरी पर तथा +e से a - x दूरी पर है। लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा जब ये संतुलन की अवस्था होगा तो C पर +9e के कारण लगने वाला विद्युत बल C पर +e के कारण लगने वाले विद्युत बल के बिल्कुल बराबर होगा और दिशा में विपरीत। देखो C पर जो A वाला बल लगेगा वो इस दिशा में बनेगा C पर A की वजह से, और जो C पे बल लगेगा B की वजह से वो इधर बनेगा FCB। तो संतुलन की अवस्था में FCA और FCB बराबर होंगे। FCA की वैल्यू क्या होगी, कूलाम बल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर टाइप। तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, तो हो जाएगा 9e इंटू Q अपान इनके बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। दूसरा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज है E और एक चार्ज है Q, इनके बीच की दूरी है a - x, इसका स्क्वायर। दोनों तरफ Q है कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ E कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इधर 1/x स्क्वायर और साथ में 9 भी है तो ये रहेगा 9/x स्क्वायर। इधर का पूरा पार्ट पुर्जा खत्म तो इधर आएगा a - x का स्क्वायर। वर्गमूल निकालेंगे दोनों तरफ तो 9 का वर्गमूल 3, x स्क्वायर का वर्गमूल x, इधर आएगा 1/a - x। हल करेंगे तो होगा 3a - 3x इक्वल x, ये उस साइड जाके ज्वाइंट हो जाएगा तो हो जाएगा 4x इक्वल 3a, तो x इक्वल आएगा 3a/4। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए यदि आवेश को +9e, +e को मिलाने वाली रेखा पर +9e से 3a/4 दूरी पर रखें
तो Q संतुलन की अवस्था में होगा या आवेश Q संतुलन की अवस्था में होगा। अगर आपको इधर से डिस्टेंस निकालना रहेगा तो a में से x घटा दोगे, तो a में से x को घटाएंगे तो आएगा a/4। इधर वाली डिस्टेंस a/4 है, इधर वाली डिस्टेंस 3a/4 है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट का सॉल्यूशन। आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वें के चौथे खंड का ऑप्शनल। इसमें 2 प्रश्न आते हैं 5वें के चौथे में, उनमें से एक करना रहता है। तो ये उसका दूसरा भाग। भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। तो भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, हमने तीनों को लिख दिया। एक को कहते हैं दिक्पात कोण, एक को कहते हैं नति कोण या नमन कोण, और एक होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। 3 कंपोनेंट या 3 पार्ट होते हैं भूचुंबकत्व के अर्थ मैग्नेट के। तो इन तीनों की परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दी है। आप इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए। अगर आपको इसे समझने में कहीं भी कोई परेशानी होगी तो आप ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है 5वीं का 5वां खंड। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो यहाँ पे हमने चित्र बना दिया है पहले से। इसमें 2 लेंस होते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी में। कभी कभी इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लिख के बोर्ड में आता है। तो ये जो वस्तु की तरफ होता है ये होता है अभिदृश्यक, और जो नेत्र की तरफ होता है, जिस तरफ से देखते हैं वस्तु को, वो होता है नेत्रिका। अभिदृश्यक की फोकस दूरी को FO से लिखते हैं, नेत्रिका की फोकस दूरी को FE से लिखते हैं। इसमें नेत्रिका की फोकस दूरी बड़ी होती है और अभिदृश्यक की फोकस दूरी छोटी होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये विशेषता होती है। और इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको समझ लीजिए। जब अभिदृश्यक के सामने वस्तु रखी होती है, छोटी वस्तु, और उसको इसके फोकस के जस्ट बगल में रखा जाता है, फोकस दूरी से ज़्यादा दूरी पर नहीं रखते हैं। तो इसके जब जस्ट बगल में रखते हैं तो दूसरी तरफ ये जो होता है अभिदृश्यक वस्तु की प्रतिबिंब को थोड़ा सा बड़ा कर देता है, और ये वाले प्रतिबिंब को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, या नली में जो अभिदृश्यक लेंस होता है और नेत्रिका लेंस, इनके बीच की दूरी को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं ताकि जो यहाँ पे अभिदृश्यक ने प्रतिबिंब A', B' बना दिया है वो नेत्रिका के फोकस के बीच में आ जाए या फोकस तल के बीच में आ जाए। मतलब इसकी फोकस मान लो इधर इतनी दूरी पर है, तो जब ये इसके फोकस के बीच में आ जाएगा तो प्रतिबिंब उसी दिशा में और बड़ा होके बनता है। तो इस टाइप से यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। इसमें हम आपको आवर्धन क्षमता वगैरह भी निकालना सिखा देते हैं, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले जो कुछ दिया हुआ है। हमने इसमें ये क्या क्या मान लिया है, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी UO माना, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी UO, अभिदृश्यक से बने प्रतिबिंब की दूरी, से बने प्रतिबिंब की दूरी VO। इसने जो इमेज बनाया वो दूरी है VO। नेत्रिका से वस्तु की दूरी, से वस्तु की दूरी, या लिख सकते हैं अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी। अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब, ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा उसकी दूरी, इसे मान लेते हैं UE।
नेत्रिका द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी VE है, इतना मान लेते हैं। अवदृश्यक से वस्तु की दूरी UO, अवदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी VO, अवदृश्यक ने जो प्रतिबिंब बनाया उस प्रतिबिंब की नेत्रिका से दूरी UE और नेत्रिका द्वारा इस प्रतिबिंब की बनने वाली दूरी VE है, इतना हमने मान लिया। लिखेंगे इसलिए आवर्धन क्षमता या सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, इसे यम से लिखते हैं। ये होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पे बना दर्शन कोण, आँख पे बना दर्शन कोण बटे में होता है वस्तु द्वारा आँख पे बना कोण जब वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। ये होता है आवर्धन क्षमता का फार्मूला। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पे बनने वाला दर्शन कोण बटे में वस्तु द्वारा आँख पे बनने वाला कोण, लेकिन शर्त है कि जब वह वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो तब। इसे लिखते हैं बीटा बाई अल्फा से। अगर बीटा और अल्फा बहुत छोटे हों तो ये लगभग होंगे tan बीटा बाई tan अल्फा के बराबर भी। सारी वैल्यू डाल दो। tan बीटा की वैल्यू, ये अंतिम प्रतिबिंब और यहाँ से इसकी दूरी, चाहे ये वाला ले लो चाहे तो tan बीटा पे भी ले सकते हो, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे होगा ये A डैश B डैश बटे आधार है इसका UE, और tan अल्फा जब वस्तु कहाँ रखी हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे तब अल्फा बनता है। किसी लेंस से जब वस्तु को, या आँख से, ऐसा भी कर सकते हो, जब आँख से वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो तब। मतलब ये वाली वस्तु अगर आँख से D डिस्टेंस पर होती उस समय जो एंगल बनेगा आँख पे उसे अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ पे tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा यहाँ होगा लंब, इसका होगा AB, क्योंकि वस्तु यही है लेकिन दूरी D रखनी है। जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो उस समय आँख पे बनने वाले कोण को अल्फा कहते हैं। यहाँ से अगर इसे आगे सॉल्व किया जाए तो यम बराबर होगा ये A डैश B डैश बटे AB हो जाएगा, A डैश B डैश बटे ये एक कोष्ठक में D ऊपर और UE नीचे, ये हो जाएंगे दूसरे कोष्ठक में। अगर यहाँ पे देखो A डैश बटे V डैश तो मिलेगा आपको VO बटे UO। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई ऐसे समझ लो, या ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इधर वाला और इधर वाला। तो अगर इसका लंब ऊपर है इसका ये नीचे है तो इधर वाले का ये आधार पहले रहेगा, इसका आधार बाद में रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है VO और AB की दूरी है UO, और ये हो जाएगा D बाई UE। ये फार्मूला होगा आवर्धन क्षमता का। इसको और मॉडिफाई भी कर सकते हैं फार्मूले को कि VO अपान UO को क्या कहते हैं, आवर्धन। ये हो जाएगा अवदृश्यक का, इसे लिख देंगे MO।
आप कहोगे इसमें माइनस प्लस क्यों नहीं लिखें, वो हम समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे यू ई है, इसके आगे माइनस, यहाँ पे वी ओ बाई यू, यू के आगे माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो सारा हटा दिए हैं सिस्टम में से इसे। इंटू डी बाई यू ई क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को डी बाई यू ई कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जो नेत्रिका है ये सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा व्यवहार कर रहा है, तो इसकी जगह पे चाहो तो यम ई लिख सकते हो, यानी आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो जाएगा अवदृश्यक की आवर्धन क्षमता गुणे नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। और भी अनेक परिस्थितियां इसकी आती हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब डी डिस्टेंस पर बना हो तब आवर्धन क्षमता क्या होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो वो दोनों स्थिति भी अभी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, पहले आप इन्हें लगा लीजिए। तो अभी हमने देखा कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, वो हम लोगों को अभी मिल गया है, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे, यौगिक सूक्ष्मदर्शी